कॉन्ट्रैक्ट मैरिज पार्ट 5। मैं ऑफिस से बाहर आने के बाद तेजी से कॉरिडोर में चलती हुई आगे बढ़ रही थी कि तभी किसी ने मेरा हाथ पकड़कर खींचा। मैं अचकचाकर पीछे मुड़ी। साक्षी, हेलो स्वीटहार्ट, बड़ी जल्दी में हो? मेरा हाथ छोड़ो साक्षी, मैंने गुस्से में कहा, मगर उसने छोड़ने के बदले और ज़्यादा तेज से मेरे हाथ मरोड़ते हुए कहा, हैरी से दूर रहो समझी, वो मेरा बॉयफ्रेंड है। मुझे हंसी आ गई। खुद पूरी बास्केटबॉल टीम के साथ फ्लर्ट करने वाली लड़की मुझे धमकी दे रही थी। सबसे बड़ी बात यह थी कि खुद को कॉलेज की ब्यूटी क्वीन समझने वाली लड़की को मुझसे डर लग रहा था। मैं तुम्हारी तरह फ्लर्ट नहीं करती साक्षी। साक्षी, डोंट बी सो स्मार्ट। सबको पता है कि तुम मेरे हैरी को पसंद करती हो। दोबारा अगर उसके पास भी, बस अब ये बहुत ज़्यादा हो रहा था। मैंने एक झटके से उससे अपना हाथ छुड़ाया और उसे ढकेलते हुए कहा, तुम्हें जो समझना है समझो। एटलीस्ट मैं तुम्हारी तरह अपने बॉयफ्रेंड को धोखा तो नहीं देती। इतना कहकर मैं आगे बढ़ गई। पीछे से साक्षी के चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई उसे अपना बॉयफ्रेंड कहने की? मैंने उसे इग्नोर किया और भीड़ में चारों तरफ नज़रें दौड़ाने लग गई। फाइनली मुझे मेरी बेस्ट फ्रेंड दिख गई। हमेशा की तरह अपने ही धुन में मस्त वो फ़ोन में खोई थी। वो लॉकर के सामने खड़ी मेरा ही इंतज़ार कर रही थी। उसके पास जाकर पीठ पर एक चपत लगाते हुए मैं सीधे अपना लॉकर खोलने लगी। मुझे आया देख उसने झट से ईयरफोन निकाल दिए और बड़ी उम्मीद से मेरी तरफ देखने लगी, जैसे अब मैं उसे अपनी और उस जल्लाद की प्यार भरी बातें सुनाऊंगी। मैंने लॉकर में से सिर्फ 2 बुक्स बाहर निकाली जिन्हें मुझे आज रात को पढ़ना था, और बाकी सारा सामान अंदर रख डाला। मेरी तरफ से कोई जवाब न पाकर उसने मेरा चेहरा अपनी तरफ घुमाया और फाइनली पूछ ही डाला, बताना क्या हुआ ऑफिस में? मैंने वैसे ही झल्लाते हुए कह दिया, प्रपोज कर दिया उसने मुझे। और कुछ जाना है तुझे? इतना सुनना था कि जूली वहीं लॉकर रूम की ज़मीन पर बैठ गई और दहाड़ मार मार कर रोने लग गई। जूली, हाय रब्बा, दिल तोड़ दिता हूँ असी, जिंदा रह के की करा। हायो रब्बा, उठा ले मैनू, नहीं जीना मैनू, नहीं जीना। अब इस सिचुएशन की तो मैंने कल्पना भी नहीं की थी। हे भगवान, तूने सारे पागलों को इकट्ठा कर सीधा मेरी जिंदगी में ही फेंका था क्या? मैंने उसके सिर पर एक थप्पड़ मारते हुए उसे उठाया और चिल्लाई, चुप हो जा नौटंकी, और मैंने उसके हाथ में अपनी डायरी दे दी। जूली, ये मुझे क्यों दे रही है? याद है कल हॉलवे में दौड़ते हुए हम दोनों तेरे प्यारे अमर सर से टकराए थे। हम दोनों गिर गए, हमारी सारी बुक्स गिर गई और वो जैसे पत्थर का आदमी, उसके ऊपर कोई असर ही नहीं हुआ था। गिरना तो दूर, हिला तक नहीं वो। गेस व्हाट, सारी अपनी सारी चीज़ें मैंने उठा ली, बस एक चीज़ रह गई मेरे से, और वो मेरे बदले उसने उठाई थी। जूली, क्या ये डायरी? उसकी आंखें फैल गई। ये तो स्यापा हो गया। पर मैनू पता है अमर सर ने तेरी डायरी बिल्कुल नहीं पढ़ी होगी। वो दूसरों की प्राइवेसी में दखल नहीं देते हैं। यह सुनकर मैंने उसे गुस्से में घूरा। जूली, ऐसे क्यों देख रही है? पढ़ ली क्या उन्होंने? यही तो प्रॉब्लम है तेरे अमर सर की। ये जानते हुए भी कि ये किसी की पर्सनल डायरी है, उन्होंने इसे खोला भी और पढ़ा भी। मैंने लगभग अपने सिर के बाल नोचते हुए कहा। तभी मेरा फ़ोन वाइब्रेट होने लगा। पापा का मैसेज था, अन्नू तुम्हें याद है ना, आज हमें सक्सेना से मिलने जाना है। मैंने ड्राइवर को तुम्हें लाने के लिए भेज दिया है ताकि तुम समय से पहुंच सको। अपनी कार की चिंता मत करना, वो मैं बाद में ड्राइवर से कहकर घर वापस मंगवा लूँगा। हे भगवान, मैं तो भूल ही गई थी, आज रात मुझे एक और नमूने से मिलने जाना था। ओके जूली, मुझे घर जल्दी जाना होगा, पापा मेरा वेट कर रहे हैं। जूली, ओके ख्याल रख। इतना कहकर वो वापस अपने फ़ोन में खो गई। पिछले कुछ दिनों से वो कुछ ज़्यादा ही चैटिंग करने लगी थी। हालांकि वो मुझसे कोई बात छुपाती नहीं थी, मगर इस बार उसने मुझे कुछ नहीं बताया था। है वेट, कहीं वो उस जल्लाद से तो बातें नहीं करने लग गई? नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। मैं तेज़ी से पार्किंग एरिया की तरफ बढ़ी। वहाँ ड्राइवर खड़ा था, पहले से मेरा इंतज़ार कर रहा था। मुझे देखते ही उसने फ़ौरन आगे बढ़कर कार का दरवाज़ा खोल दिया। मेरे बैठते ही गाड़ी सरपट पारेख मेंशन की तरफ दौड़ पड़ी। अन्नू, जल्दी तैयार हो बेटा, हमें देर हो रही है। पापा ने अपनी घड़ी पर नज़र डालते हुए आवाज़ लगाई। बस आई पापा, कहते हुए मैं अपने रूम से बाहर आ गई।
पापा ने एक सरसरी सी नज़र मुझ पर डाली और बोले, बहुत प्यारी लग रही हो। मैं जवाब में बस मुस्कुरा दी। मैंने आज हर वो कोशिश की थी जिससे मैं बिल्कुल बोरिंग लड़की दिख सकूं। मैंने एक ओल्ड फैशन टाइप वाइट कलर का शलवार कमीज़ पहना। मेकअप तो दूर की बात थी, मैंने नॉर्मल क्रीम तक यूज़ करना ज़रूरी नहीं समझा। नो लिपस्टिक, ज्वेलरी, नो हेयर स्टाइल, जस्ट सिंपल पोनी टेल। हाँ, लिप ग्लॉस ज़रूर लगाया ताकि ड्राइनेस के मारे मेरे लिप्स क्रैक ना हो जाएं। मुझे ये बताने में बिल्कुल शर्म नहीं है कि मेकअप के बाद मैं भी बकवासी दिखती हूँ। ऐसे में विदाउट मेकअप फेस लेकर जाने से बेहतर सोल्यूशन और क्या हो सकता था। मैं बिल्कुल नहीं चाहती थी कि किसी भी सिचुएशन में उस जूनियर सक्सेना को मेरे पे क्रश आ जाए और वो मुझसे शादी के लिए हाँ कर दे। अब मेरे इस हुलिये को देखकर वो डेफिनेटली खुद ही मुझे रिजेक्ट कर देगा, यह सोचकर मुझे तसल्ली मिल रही थी। हम दोनों गाड़ी में बैठे और गाड़ी इवनिंग सनशाइन की तरफ तेज़ी से दौड़ पड़ी थी। पापा ने मेरे सिर पर हाथ फेरते हुए कहा, मुझे सच में बहुत खुशी है कि तुम उनसे मिलने के लिए तैयार हो गई। मैंने अपना सिर उनके कंधे से टिकाते हुए कहा, कम से कम आपके लिए और हमारी कंपनी के लिए तो मैं इतना कर ही सकती हूँ ना। और वैसे भी ये तो बस एक फॉर्मल मीटिंग है, कौन सा आज आप मेरे एंगेजमेंट करने वाले हैं, है ना। मेरी ये बात सुनकर पापा थोड़े अनकंफर्टेबल हो गए थे, मगर खुद को संभालते हुए उन्होंने एक स्माइल दी और बोले, बिल्कुल। आधे घंटे के अंदर हम दोनों इवनिंग सनशाइन के सामने थे। बताने की ज़रूरत नहीं है कि यह सक्सेना का ही रेस्टोरेंट था जिसका इस्तेमाल वे बिजनेस मीटिंग के लिए बखूबी किया करते थे। यह रेस्टोरेंट काफ़ी बड़ा था और खूबसूरत भी। मेन गेट से लेकर पूरे रास्ते तक खूबसूरत पेड़ लगाए गए थे जिन पर इस वक्त रंग बिरंगी लाइटें चमक रही थी। हॉल के दरवाजे पर एक वेटर खड़ा हमारा इंतज़ार कर रहा था। उसने पूरे उत्साह के साथ हमारे लिए दरवाज़ा खोला और हमें लेकर एक प्राइवेट रूम में पहुंच गया। हमने जैसे ही अंदर प्रवेश किया, एक बेहद खूबसूरत दिखने वाली औरत ने हमारा वेलकम किया। उन्होंने प्यार से मेरे सिर पर हाथ फेरा और बोली, तुम अन्नू हो ना, कितने सालों बाद देखा है तुम्हें। तभी एक आदमी अंदर आया और उसने आते ही पापा को गले लगाते हुए कहा, आखिर इतने सालों बाद तू वापस आ ही गया। तो ये मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना थे। उम्र को धता बताते हुए दोनों ही कमाल के खूबसूरत कपल दिख रहे थे। अब जब बाप इतना स्मार्ट है तो बेटा कितना होगा। एक पल को मुझे अपने विदाउट मेकअप आने पर थोड़ा सा पछतावा भी हुआ, मगर फिर मैंने अपने दिल को समझाया और अपने ही हैरी पर फोकस किया। फिलहाल मेरे लिए उससे ज़्यादा हैंडसम इस दुनिया में और कोई नहीं है। मैं और पापा दोनों ही इस उम्मीद में थे कि अब कोई तीसरा शख्स भी हमारे नज़रों के सामने आएगा। मिसेस सक्सेना मुस्कुराते हुए बोली, राज अभी आता ही होगा, आप लोग प्लीज़ बैठिए। पापा ने खुश होते हुए कहा, इतने सालों से नहीं देखा मैंने उसे देखकर यकीनन अनु को भी बहुत खुशी होगी, है ना अनु। जवाब में मैं बस मुस्कुराने की कोशिश कर रही थी। आधे घंटे से ज़्यादा का वक्त निकल चुका था, मगर मिस्टर जूनियर सक्सेना उर्फ राज जी को अभी तक घर आने की फुर्सत नहीं मिली थी। पापा और मिसेस सक्सेना अपने बिजनेस से रिलेटेड बातें करने में बिजी थे जिनमें मेरा कोई इंटरेस्ट नहीं था। सो मैं चुपचाप एक साइड बैठी कानों में ईयरफोन घुसाए गाने सुन रही थी। तभी मिस्टर सक्सेना का फ़ोन बजने से हम सबका ध्यान टूटा। मिस्टर सक्सेना राज का ही है, मैं बस 1 मिनट में आया कहते हुए वो डाइनिंग एरिया से निकल गए। मिसेस सक्सेना ने मेरे पास आकर बैठते हुए कहा, सॉरी अनु, मेरे बेटे की वजह से तुम्हें इतना इंतज़ार करना पड़ रहा है। आने दो उसे, तो मैं पक्का डांट लगाऊंगी आज। यह सुनकर मेरे चेहरे पर स्माइल आ गई। इट्स ओके आंटी। हालांकि इसे पूरी तरह झूठ भी नहीं कह सकते थे। मैं तो मन ही मन मना रही थी कि उस राज का पर्दाफाश नहीं हो तो बेहतर है, न वो मुझसे मिलने न शादी की नौबत आए। हालांकि एक सच तो ये भी था कि मिस्टर सक्सेना को देखने के बाद अब मेरे मन में एक क्यूरियोसिटी की लहर दौड़ गई थी। आखिर कौन है ये जूनियर सक्सेना। कमाल की बात, इंडिया के लीडिंग लैंड डेवलपर्स ग्रुप के इस होने वाले मालिक के बारे में गूगल बाबा को भी कुछ पता नहीं था। कहीं कोई न्यूज़ नहीं, कोई तस्वीर नहीं। हार कर मैंने उसका इंतज़ार करना ही बेहतर समझा। मिसेस सक्सेना फिर से बोल उठी, राज बहुत ही शर्मीला लड़का है। वो नहीं चाहता कि लोग उसे HR प्रॉपर्टीज़ के वारिस के रूप में पहचानें।
आखिरी बार वो पब्लिकली सबके सामने सुर्खियों में तब आया था जब वो 3 साल का छोटा बच्चा था। इसलिए तुम्हें उसकी तस्वीरें इंटरनेट पर नहीं मिलेंगी। वो बहुत ही मिलनसार स्वभाव का है। मुझे पूरा विश्वास है तुम दोनों एक साथ बहुत खुश रहोगे, कहकर वो फिर मुस्कुराईं। तभी मिस्टर सक्सेना अंदर आते हुए बोले, वो बस कुछ ही मिनटों में यहाँ आ रहा है। जेपी, यार मैं बहुत शर्मिंदा हूँ कि तुझे इतना वेट करना पड़ा। जितनी मुझे जानकारी है उसके मुताबिक हम लड़कियां तैयार होने में घंटों लगाती हैं, क्योंकि हमें मेकअप से लेकर हेयर स्टाइल, एक्सेसरीज और ड्रेस तक को मैनेज करना पड़ता है। लड़कों का क्या है, बालों में कंघी घुमाई, हेयर जेल लगाया, नहाने तक की ज़रूरत नहीं, बस एक्स परफ्यूम की पूरी बॉटल छिड़क लो, हो गए तैयार। मगर ये जूनियर सक्सेना उर्फ राज महाशय तो हम लड़कियों से भी ज़्यादा आगे पहुँचे हुए मालूम पड़ रहे थे। मैंने इमेजिन किया कहीं अगर गलती से हमारी शादी हो गई तो मैं बैठकर घंटों उसका इंतज़ार किया करूंगी और वो 3-4 घंटे तो आराम से तैयार होने में लगाएगा। पापा और मिस्टर सक्सेना एक बार फिर से अपने बिजनेस डिस्कशन में डूब चुके थे। मैं अब तक बुरी तरह पक चुकी थी। मैं रेस्ट रूम में जा रही हूँ, कहते हुए मैं दरवाजे तक पहुँची और जैसे ही मैंने ओपन किया मानो दुनिया का 8वां अजूबा मेरे सामने खड़ा था। हैरी, तुम यहाँ इस वक्त? मुझे अपने पापा पर इतना प्यार आ रहा था, इतना प्यार आ रहा था कि मैं मेजरमेंट करके बता नहीं सकती। उन्होंने हैरी को मेरे लिए चुना है। ओ माय गॉड! मैं तो 2 सेकंड के अंदर ही शादी से लेकर हनीमून तक के सपनों में खो गई थी। लेकिन अगर हैरी नहीं माना तो? वो तो साक्षी से प्यार करता है ना। अरे ऐसे कैसे? नहीं मानेगा, मैं खुद ही पंडित को पकड़कर ले आऊंगी और उसे पकड़कर घसीटते हुए मंडप तक लेकर जाऊंगी और ज़बरदस्ती हैरी से शादी करूंगी। आखिर मेरी कंपनी के प्रति मेरी कोई जिम्मेदारी है कि नहीं? और ये सब मैं अपनी खुशी के लिए थोड़े ही कर रही हूँ, पापा की खुशी के लिए कर रही हूँ। तभी हैरी की आवाज़ सुनकर मैं अपने ख्यालों से बाहर आई। अनाया, तुम यहाँ पर? मैंने एक बार मुड़कर पीछे देखा। सबके चेहरे पर उलझन वाले भाव थे। हैरी, उप्स, शायद मैं गलत रूम में आ गया हूँ। सॉरी गाइस, कहते हुए हैरी वहां से बाहर चला गया। मेरे सपनों का महल भर भरा कर गिर चुका था। तो वो राज नहीं है, हो भी कैसे सकता है? मैं भी कितनी स्टूपिड हूँ। वो तो हैरी है, हरीश गोयल। मैंने अपना सिर झटका और इस बार सीधे दरवाजे से बाहर आकर लॉन में टहलने लगी। कानों में एयरफोन लगाए मैं यहाँ से वहाँ की सजावट देख रही थी। तभी अचानक मेरा पैर एक छोटे से गड्ढे में पड़ा। हाई हील्स पहनने की आदत तो थी नहीं जो संभल पाती, लेकिन इससे पहले कि मैं नीचे गिरती किसी ने मुझे संभाल लिया। थैंक्स बोलते हुए जब मैंने उस इंसान की तरफ देखा तो मुझे यहाँ दूसरा झटका लगा। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अमर, यही सवाल मैं आपसे भी पूछ सकता हूँ मिस पारेख। ग्रेट, अगर अब कोई मुझसे ये कह दे कि हमारी पूरी यूनिवर्सिटी आज की रात इवनिंग सनशाइन में पार्टी कर रही है तो भी अब मुझे कोई ताज्जुब नहीं होगा। मेरा पहले से मूड खराब था, अब इस जल्लाद के साथ बहस कर डिप्रेशन में जाने का मेरा कोई इरादा नहीं था, सो मैं वापस जाने को मुड़ी। तभी मुझे तीसरा झटका लगा और मैं दर्द से कराहते हुए वापस ज़मीन पर बैठ गई। मेरा पैर बुरी तरह मुड़ गया था और मैं चल भी नहीं पा रही थी। अमर खींचते हुए बोला, सच ए केयरलेस गर्ल। चलो मैं छोड़ देता हूँ, मैं अपने आप जा सकती हूँ, आपकी हेल्प की कोई ज़रूरत नहीं है। अमर, ओके मिस पारेख, आप चलिए, मैं वेट कर रहा हूँ। मैंने फिर कोशिश की मगर कोई फ़ायदा नहीं था, मैं एकदम भी नहीं चल पा रही थी। आखिर में मैंने हार कर अमर सर की तरफ देखा और वो सहारा देकर मुझे चलने में मदद करने लगे। मगर इस स्पीड से शायद मुझे 1 घंटा लग जाता डाइनिंग एरिया में पहुंचने में। अचानक मुझे चौथा झटका लगा जब अमर सर ने एक झटके से मुझे गोद में उठाया और बोले, देखो मुझे ऑलरेडी बहुत लेट हो चुका है, अपना रूम नंबर बताओ, मैं तुम्हें वहां तक छोड़ देता हूँ। मैं विरोध करने की सिचुएशन में थी भी नहीं, साथ ही मेरे मन में ये विचार भी आया कि मुझे ऐसे अमर सर के साथ आया देखकर होपफुली मिस्टर एंड मिसेस सक्सेना इस शादी से इनकार कर दें। यह सोचकर मैंने कोई विरोध नहीं किया और उनको अपना रूम नंबर बता दिया। वो फौरन मुझे लेकर कमरे तक आए और दरवाज़ा खोलकर जैसे ही रूम में एंट्री की सबके मुंह हैरानी से खुले रह गए। अमर सर अब भी मुझे वैसे ही उठाए खड़े थे। मिस्टर सक्सेना, यार जेपी मुबारक हो यार, बच्चे तो पहले से ही एक दूसरे को जानते हैं।
तो अब मैं इस रिश्ता को पक्का समझूं? इतना सुनना था कि मुझे पांचवा और सबसे भयानक वाला झटका लगा। मुझसे ज़्यादा बड़ा शौक शायद अमर सर को लगा था, क्योंकि ये बात सुनते ही मैं उनके हाथ से छूटकर सीधे ज़मीन पर गिर गई। आउच! मिसेस सक्सेना! अरे संभालो बेटा, मैं पापा के बगल में बैठने जा रही थी, मगर उन्होंने मुझे और अमर सर को एक साथ बैठा दिया और बोली, दोनों बच्चे साथ में कितने अच्छे लगते हैं। अमर, मॉम डैड, जैसा आप लोग सोच रहे हैं वैसा कुछ नहीं है। अनाया के पैर में मोच आ गई है, सिर्फ इसलिए मुझे उसे उठाकर लाना पड़ा। मिस्टर सक्सेना, तो तुम दोनों एक दूसरे को जानते नहीं हो? अमर, मेरी तरफ देखते हुए, बहुत अच्छे से जानता हूँ। मैं मिस पारेख को, ये मेरी स्टूडेंट है। हम और ये मेरे मैथ्स टीचर हैं। अब शॉक्ड होने की बारी हमारे पेरेंट्स की थी। मिसेस सक्सेना, तुम विश्व भारती में पढ़ती हो? मैंने हाँ में सर हिला दिया। फिर से कमरे में बिल्कुल सन्नाटा छा गया। किसी से कुछ बोलते नहीं बन रहा था। आखिर में अमर सर ने ही चुप्पी तोड़ी। अमर, मॉम डैड, जो आप लोग चाहते हैं वो इम्पॉसिबल है। मैं जानता हूँ यह मीटिंग इसलिए थी ताकि हम दोनों एक दूसरे को जान सकें, मगर अब मैं डिसीज़न ले चुका हूँ। अनाया मेरी स्टूडेंट है और उसके साथ शादी करना तो बहुत दूर की बात है। मैं उसके बारे में ऐसा सोच भी नहीं सकता। यूनिवर्सिटी को 1 मिनट भी नहीं लगेगा मुझ पर एक्शन लेने में। मेरी जॉब चली जाएगी। मुझे लगा शायद यह प्रॉब्लम अब सॉल्व हो जाएगी, मगर मैं गलत थी। प्रॉब्लम तो अब शुरू हुई थी। मिस्टर सक्सेना, जो अब तक चुपचाप सब कुछ सुन रहे थे, वो बोले, तो फिर कल ही रिज़ाइन कर दो। वैसे भी एचआर प्रॉपर्टीज़ का होने वाला मालिक किसी यूनिवर्सिटी में टीचिंग की जॉब करे, यह मुझे कभी पसंद नहीं था। अमर, व्हाट, मैं अपनी जॉब छोड़ दूँ, वो भी इस बेवकूफ़ और बदतमीज़ लड़की से शादी करने के लिए? आर यू सीरियस? इतना सुनना था कि मेरा हाथ घुमा और मैंने एक मुक्का अमर सर के हाथ पर दे मारा। वो अलग बात है कि चोट मुझे ही लगी, उस पत्थर पर कोई असर तो होता ही नहीं था। मैं गुस्से में उसके सामने आते हुए बोली, मैं बेवकूफ़ हूँ? वेल मिस्टर अमर, सॉरी सॉरी मिस्टर राज सक्सेना, ना तो ये आपकी क्लास है और ना ही मैं अभी आपकी स्टूडेंट हूँ, तो अभी आपके लेक्चर मैं नहीं सुनने वाली। और जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, आप बिल्कुल यूज़लेस टीचर हैं। आपकी वजह से मैं बार बार मैथ्स में फ़ेल होती हूँ। मैं पापा की तरफ मुड़ती हुई बोली, और फिर पापा, आपको एज डिफरेंस नहीं दिख रहा? अमर सर कम से कम 27 के होंगे और मैं अभी 21 की भी नहीं हुई। अमर चिढ़ते हुए, आई एम जस्ट 26 मिस पारेख। वॉटेवर, मैंने भी उसी टोन में जवाब दिया। अमर ने कुछ और बोलने के लिए मुंह खोला ही था कि पापा ने अपना हाथ टेबल पर मारा, जो हमारे लिए चुप हो जाने का इशारा था। हम दोनों ही किसी आज्ञाकारी बच्चे की तरह शांति से बैठ गए। पापा, तुमने खुद कहा था तुम्हें अपने एज के लड़कों में इंटरेस्ट नहीं है, इसलिए मुझे लगा राज तुम्हारे लिए ही सही रहेगा। पर पापा, इसका ये मतलब थोड़े है कि आप मेरे टीचर से मेरी शादी करवा दें। मैंने लगभग रुआंसा होते हुए कहा। मिसेस सक्सेना परेशान होती हुई बोली, राज बेटा, दरअसल बात यह है कि जैसे ही तुम दोनों मिलने को राजी हुए थे, हमने उसी वक्त शादी की सारी तैयारियां कर ली थी। यहाँ तक कि सबको इनविटेशन भी जा चुके हैं। तो अब ये सब किसी भी तरह वापस नहीं हो सकता। बहुत बदनामी हो जाएगी। मुझे आज इतने झटके लग चुके थे कि अब मुझे नंबर याद भी नहीं आ रहा था। मैंने पापा की तरफ देखा, वो मुझसे नज़र नहीं मिला रहे थे। आपने प्रॉमिस किया था मेरी मर्जी के बिना कुछ नहीं होने देंगे। सॉरी अनु, वो बस इतना ही कह पाए। अमर ने फ्रस्ट्रेशन में खड़े होते हुए कहा, यह बेवकूफ़ी से ज़्यादा और कुछ नहीं है। सारी खिचड़ी जब आप सबने पका ही रखी है, तो हमें यहाँ क्या करने को बुलाया था? टेस्ट भी खुद ही कर लेना था। मैं अब और नहीं रुक सकता यहाँ। पापा, अन्नू बेटा, हमारा इरादा तुम दोनों को धोखा देना नहीं था। बस हमें लगा कि शायद तुम यही दोनों के लिए सही होगा। मैंने उनका हाथ झटकते हुए कहा, हमारे लिए या आप लोगों के बिजनेस के लिए? मेरी आंखों में आंसू आ गए थे। ठीक है, पापा हैं, मेरे बहुत प्यार करते हैं मुझसे, लेकिन इस समय मेरा उनसे नाराज़ होना बिल्कुल जायज़ था। उन्होंने न केवल अपना प्रॉमिस तोड़ा, बल्कि झूठ भी बोला। सारे डिसीज़न वो पहले ही ले चुके थे और अब मुझे बस निर्णय सुनाया जा रहा था, वो भी इस तरह। मैं भी वहाँ से बाहर आ गई थी, इससे पहले कि मैं रेस्टोरेंट से बाहर निकलती। मुझे अमर सर वहाँ लॉन में दिखे, जो चुपचाप एकटक आसमान की तरफ देखे जा रहे थे। मैं चुपचाप जाकर उनके बगल में खड़ी हो गई। उन्होंने मेरी तरफ देखा और पूछा, यहाँ क्यों आई हो? अब मैंने अपने आंसू पोंछते हुए कहा, आई एम सॉरी, अंदर मैंने आपसे जो कुछ भी कहा उसके लिए। आप सचमुच बहुत अच्छे टीचर हैं, कमी मुझ में है, आप में नहीं।
अमर, मुझे भी माफ़ कर दो, मैं भी वो सब नहीं कहना चाहता था। बस मुझे ये सुनकर गुस्सा आ गया कि हमारी शादी कराने के लिए मेरे पेरेंट्स मेरी जॉब तक छुड़वाने को तैयार हैं। क्या ये लोग सच में हमारी शादी को लेकर इतने सीरियस हैं? अमर, मेरे पेरेंट्स हमेशा सीरियस ही रहते हैं। जो भी वो एक बार ठान लेते हैं उसे पूरा करके ही रहते हैं। बाय हुक और बाय कुक। सो मिस पारेख, मैं ये मान चुका हूँ कि हमारी शादी अब होकर ही रहेगी। आप भी मान लो तो बेहतर होगा। मेरी समझ में नहीं आ रहा था आखिर उन्हें इस शादी से ऐसा क्या मिल जाएगा। मार्केट में इतनी सारी कंपनीज मौजूद हैं जो एक दूसरे से पार्टनरशिप कर कर अपना बिजनेस को आगे बढ़ा रही है, मगर वो तो अपने बच्चों की शादी नहीं करवा रहे हैं। इन्हें पार्टनरशिप ही करनी है ना तो कर लें। हमारे शादी करने या ना करने से क्या फ़र्क पड़ता है। अमर, शायद उन्हें लगता है कि मुझे सबको कंट्रोल करने की आदत है और तुम इकलौती ऐसी लड़की हो जिसे कंट्रोल करना मेरे बस की बात नहीं है। मैं जितनी परफेक्शन से हर काम को करता हूँ, तुम उतनी ही लापरवाह और गैर जिम्मेदार हो। तो इस तरह सिचुएशन बैलेंस हो जाएगी। सो वी आर परफेक्ट फॉर ईच अदर। अमर हंसा। क्या मतलब? अमर, सिंपल अपोजिट अट्रैक्ट्स। इतनी परफेक्शन के साथ अभी अभी जो अपने मेरी इंसल्ट की है उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अमर, मजाक कर रहा था ताकि तुम रोना बंद करो। आपने टीचिंग कैरियर क्यों चुना जबकि आपको ऑलरेडी $1 बिलियन कंपनी के मालिक हैं? डोंट टेक दिस इन ऑन रॉन्ग वे। ऑफर कोर्स टीचिंग एक अच्छा और रिस्पेक्टफुल प्रोफेशन है, लेकिन जब आपके पास ऑलरेडी इतना सब कुछ है तो फिर इतनी मेहनत क्यों? मैंने देखा मेरे इस सवाल पर उनका चेहरा कुछ मुरझा सा गया था। मुझे थोड़ा अफसोस हुआ, शायद मैंने गलत सवाल कर दिया था। थोड़ी देर बाद वो धीरे से बोले, मेरी छोटी बहन को इस बिज़नेस से नफ़रत है। उनका मूड ख़राब होते देख मैं बात को बदलते हुए कहा, अब इस ज़बरदस्ती की शादी का क्या करना है? अगले पल जो हुआ वो बिल्कुल अनएक्सपेक्टेड था। अमर सर मेरी तरफ मुड़े, दोनों हाथों से पकड़ के मुझे अपनी तरफ खींचा और मेरी आंखों में देखते हुए बड़े प्यार से बोले, करना क्या है? मेरे जैसे नीली आंखों वाले क्यूट क्यूट बच्चे पैदा करेंगे। क्या पता हमें ट्विंस ही हो जाए। कहते हुए उन्होंने अपनी एक आंख दबा दी। मेरे चेहरे का उड़ा हुआ रंग देखकर उनकी हंसी छूट गई। मुझे वापस पीछे ढकेलते हुए वो बोले, शक्ल देखो अपनी, कितना ब्लश कर रही हो। मुझे पता है वो मेरी ही डायरी की बातें याद कर मेरा मजाक उड़ा रहे थे, मगर उनके मुंह से ये बात सुनकर सच में मेरी जान हलक में आ गई। मैंने तुरंत अपने हाथ अपने गालों पर लगाते हुए कहा, ऐसा कुछ नहीं है। मैंने पहले भी कहा था वो सब बस एक मजाक था। फिर वो मेरे सिर पर हल्की सी चपत लगाते हुए बोले, अपने इस नन्हे से दिमाग पर ज़्यादा प्रेशर मत डालो, ब्लास्ट हो जाएगा। अब अंदर चलो, यहाँ ठंड बढ़ रही है और हमारे वहाँ से इस तरह चले आने के बाद रूम का टेम्परेचर बढ़ रहा होगा। अमर सर ने मेरा हाथ पकड़ा और मुझे लेकर वापस डाइनिंग एरिया में आ गए। जैसे ही हमने रूम में एंट्री मारी सबकी नज़र हमारे हाथों पर ही गई। मिस्टर सक्सेना मुस्कुराकर, तो क्या डिसाइड हुआ है? आप लोग मुझे तो नहीं भूल गए ना? मैं शीज़ा जो आपको ये कहानी सुना रही हूँ। तो आप सबको क्या लगता है, क्या अमर और अनाया की शादी होगी? जानने के लिए बने रहिए हमारे साथ। नेक्स्ट पार्ट जल्द लेकर आएंगे। अगर स्टोरी अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक कर लें और नए हैं तो इस चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें।